इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए? वेलकम एवरीवन टू नेक्स्ट ऑफिस कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। ढेर सारा स्वागत है आप सभी लोगों का एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये सीरीज की 3rd वीडियो है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पार्ट बी 40 नंबरों का इस वीडियो के साथ यही पूरा हो जाएगा। मतलब पूरे 40 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डल चुके हैं इस वीडियो के साथ। अगर आपने नहीं देखी है 2 वीडियोस तो आप उनको भी जाके देख लेना। पूरे 40 नंबर अपने घर में जेब में लेके चले जाओगे। ठीक है दोस्त, अब ये इंपॉर्टेंट है वीडियोस, ये बताने का मुझे मतलब नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन टॉपिक से क्वेश्चंस है 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सामने दिखाऊंगा अपने। इनफैक्ट ये वो क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, प्लस आपके पुराने साल के क्वेश्चन भी हैं। तो सब चीजें देखने के लिए वीडियो मोर देन इनफ है। ये अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो, थोड़ा नाम हमारा भी हो जाए, और थोड़ा प्यार तुम मत जाना भैया कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलो जी, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। देखो, हमारे पास 8 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर इस वीडियो के अंदर कवर होते हैं। ये 4 चैप्टर कौन से हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये 4 चैप्टर इसी वीडियो के अंदर कवर हो रहे हैं, और कहां से कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। चलो जी, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, बहुत सीरियस हूं मैं भैया, चुपचाप वीडियो चालू करते हैं। चलो जी, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन का, इमेज बेस्ड। देखो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि आपको एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एक आपको बेसिकली टेबल में शेड्यूल टाइप में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। देखो जी, अब ये बोल रहा है फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हमने 4 फंक्शन पढ़े थे, जिसमें हमारे पास प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, ये हमारे पास पता है हमें, असिमिलेट्स वेस्ट, वेस्ट को भैया ये एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर एनवायरनमेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? सस्टेन्स लाइफ। और चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास? एस्थेटिक सर्विसेज। ये तुम देखते हो ना कितना एस्थेटिक लग रहा भैया सीन, वो जो सीनरी देखते हो तुम लोग, वो सब नेचर ही प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस क्या है बच्चे? चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एनवायरनमेंट। सस्टेन्स लाइफ पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरेट्स वेस्ट, नहीं, एनवायरनमेंट जनरेट नहीं करता वेस्ट, हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, फिर आता है प्रोवाइड्स ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नहीं भैया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हमें देता है। तो सिर्फ ये नहीं होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, यानी कि पॉपुलेशन का अचानक से बढ़ जाना, एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू डैश। क्या हुआ? अच्छा, पॉपुलेशन के बढ़ने से और इंडस्ट्रीज के बढ़ने से हमारा जो सप्लाई और डिमांड का रिलेशन था ये उल्टा हो गया। पहले हमारी डिमांड कम हुआ करती थी, सप्लाई ज्यादा हुआ करती थी। उस टाइम पे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं थी। अब क्या हो गया? सप्लाई हो गई है कम और डिमांड हो गई बहुत ज्यादा। डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा है कि मान लीजिए आपके देश में या दुनिया में से 100 केले उगते हैं, तो आप 200 केले की डिमांड करते हो। इसी वजह से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनवायरनमेंट को ज्यादा जनरेट करनी पड़ती है चीजें, एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो भी खराब करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो हमारे पास क्या है बच्चे ऑप्शंस? देखो, रिवर्सल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप ऑफ द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है। सप्लाई और डिमांड का जो रिलेशनशिप था वो उल्टा हो गया है। ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। डिक्रीज इन डिमांड फॉर एनवायरनमेंट रिसोर्सेज, नहीं। डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, नहीं। इंक्रीज इन द एनवायरमेंटल क्वालिटी, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो भैया, अब आता है हमारे पास द गिवन चार्ट। देखो, ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। द गिवन चार्ट द प्रॉब्लम डैश इन द इकोनॉमी ऑफ पोस्ट 1990 टू 1992। दोस्तों, ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछले साल बोर्ड्स के पेपर में मैंने सुबह 4 बजे बोला था। इस ग्राफ के ऊपर मैंने लिख दिया था कि ये आपके पेपर में आएगा, इसको पढ़कर जरूर जाना। सुबह के पेपर में ये आया, मतलब पेपर के कुछ घंटों पहले मैंने बता दिया था ये ग्राफ आएगा। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया था, लीक सुबह 4 बजे। पेपर तुम्हारा सुबह था, थोड़ा 4-5 घंटे बाद था, उसी के पहले मैंने बता दिया था। तो इस साल भी ऐसा सेशन होगा एग्जाम के दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। आप सभी को लेक्चर देखने जरूर आना है, मतलब इफ यू वांट टू टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट तो आपको आना ही पड़ेगा। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ये बोल रहा है कौन सा चार्ट दिखा रहा है, कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, ये देखकर ही बता सकते हो। अगर हमारे बच्चे जो देख चुके हैं ऑलरेडी,
ये जॉबलेस ग्रोथ का ग्राफ है सर। कैसे? जीडीपी बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जीडीपी को दिखा रहा है, देखो ये रहा जीडीपी, और ये ब्लैक वाली लाइन दिखा रही है एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। ये हम नॉर्मली सोचते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत लगती है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये अपन मानते हैं ना। पर यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? या तो पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ रही है, या तो हो सकता है कि लोग मशीनों की मदद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से जीडीपी तो बढ़ रहा होता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही होती है, ठीक है। और हो सकता है लोग इतने स्किल्ड भी ना हो, ये कुछ मेजर कारण माने जाते हैं, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन रीसेंट ईयर्स all the adults are encouraged to open bank account as part of scheme known as। देखो बेटा, क्वेश्चन ऐसे पढ़ो और पढ़ाई ऐसी करो कि आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट खुलवाना सरकार ने कौन सी योजना के थ्रू किया था? जन धन योजना। जन धन योजना के अंदर उद्देश्य ही था कि जितने लोगों को रूरल एरियाज में लोन की जरूरत होती है, जो कि साहूकार बड़े बड़े जमींदार लोगों से लोन लेते हैं, अगर सरकार को सस्ते दामों पे उनको लोन देना भी हो तो कैसे पहुंचा सकती है? सरकार तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर करती है लोन, पर इन लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो सरकार ने एक योजना बनाई कि पहले इनके बैंक अकाउंट खुलवाओ। उस प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या था? उसमें बोला था कि अगर अकाउंट खुलवाओगे तो आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करने को मिलेगा, मतलब आपके कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो। दूसरा, आपसे भैया क्या बोला जाएगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे दिया आपको 1 लाख तक, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो गई तो आप 1 लाख तक की आपकी भरपाई हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कई सारे बेनिफिट्स दिए गए अकाउंट खोलने के, तो उसे जन धन योजना के तहत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी भैया आगे देखते हैं। डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक। अच्छा, अब ये देखकर भी आपको समझ आएगा कि सर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर का एक पॉइंट है कि बंदे को पढ़ा देना और उसको स्वस्थ बना देना, ये ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? इसको ह्यूमन कैपिटल टिक कर देते हो। पर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी यही बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक आदमी को पढ़ाना लिखाना, उसको स्वस्थ बनाना, उसके अच्छे से इंफॉर्मेशन देना उसको कि कैसे उसकी लाइफ में वो कौन सा करियर चूज कर सकता है ना। माइग्रेशन के अंदर उसकी हेल्प कर देना, ये कुछ बेसिक ट्रेनिंग कर देना, ये बेसिक चीज होती है जिससे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक स्किलफुल व्यक्ति जो कि कोई काम करे तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े, है ना, वैल्यू एडिशन हो इकोनॉमी में, कुछ पैसा मिले उसको और समाज को कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज मिल जाए, वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। लेकिन क्या हमें सिर्फ लोगों को पढ़ाना और लिखाना इसलिए चाहिए कि वो हमारे देश में नौकरी कर पाए या हमारे देश में कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज कर पाए, ऐसा कुछ करे? नहीं, ये उनका बेसिक अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ ये बेसिक अधिकार होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करे चाहे ना करे, उसको स्वस्थ होना पड़ेगा, उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, इसकी बेसिक अधिकार है। इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, ना कि ह्यूमन कैपिटल। ये बेसिक जरूरत है, ये हर किसी को मिलनी चाहिए। इसलिए अपने सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, फ्री में देनी है, भले देनी पड़ेगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट करने की, ठीक है। तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चीजों को पढ़ते हैं। क्लियर बच्चे, समझ आया? चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डैश ऑफ एग्रीकल्चर कमर्शियल कमोडिटीज। देखो, तुमने पढ़ा था चैप्टर्स में, जब मैंने पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, पैकेजिंग वगैरह सब होता है, ठीक है। पर क्या नहीं होता है? प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है दोस्त, प्राइवेटाइजेशन नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन यानी कि सरकारी कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाए, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ये यहां कहां से आ गया भाई? ये तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है ना। प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल होती है। असिमिलेशन होता है, बिल्कुल होता है। ग्रेडिंग होती है, बिल्कुल होती है जी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जहां ऑप्शन दिख जाए वहां मार्क कर दो। कहां है जी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है जी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो, डैश आर दी पीपल हु ऑपरेट देयर ओन फार्म्स एंटरप्राइजेस, खुद के खेत में काम करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं। कौन लोग होते हैं जी? हायर्ड वर्कर होते हैं? नहीं। सैलरीड वर्कर होते हैं? नहीं। कैजुअल वर्कर होते हैं? नहीं। कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, खुद का काम करते हैं, खुद की जमीन पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो भैया, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का रोल एम्फसाइज करिए कि कौन सी जगह पर हो रहा होगा। बेटा यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है। कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स क्या थे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट थे। ये भाई नया तरीका था ना, मॉडर्न तरीके से हम एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो अगर, तो भी उसमें काम आता है। फूड सिक्योरिटी की बात करो तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, हाँ या ना, समझ आया? डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। डिसेमिनेट्स का मतलब होता है बेटा स्प्रेड करना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। तो हाँ बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का IT का ये पार्ट होता है। ऑल द 3 पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हर जगह रोल होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो, फूड की सिक्योरिटी करनी हो, ग्रीन रेवोल्यूशन बताया मैंने आपको, रीजन अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा हो तो। दूसरा रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है वो भी आपको टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सेक्शन ही बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी, ह्यूमन कैपिटल इज डैश व्हाट? इंटेंजिबल इन नेचर। हाँ सर, मतलब आदमी की स्किल को छू नहीं सकते ना आप उसको फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते, है ना? क्या तेरे डांस को छू के बता, तेरी सिंगिंग को छू लूं? अबे सिंगिंग को कैसे छू सकता है भाई? ये क्या चीज? तेरा क्रिकेट छू लूं? क्रिकेट क्या है भाई? तेरा फुटबॉल छू लूं? अबे सुनने में खराब लग रहा होगा लेकिन नहीं छू सकते भाई। ठीक है, समझ आया? इंटेंजिबल इन नेचर। दूसरा इम्परफेक्टली मोबाइल। देखो आपको लग रहा होगा सर इंसान है वो अपना स्किल कहीं भी लेकर जा सकता है। बेटा अगर आप एक्टर हो तो आप मुंबई से निकल के क्या गंजबासौदा आ सकते हो क्या? नहीं ना, गंजबासौदा आके आप करोगे क्या? सारा काम ही आपका मुंबई में होना चाहिए, सारा काम ही मुंबई में होगा तो आप नहीं छोड़कर जा सकते वो शहर। समझ आए? इसीलिए वो इम्परफेक्ट मोबाइल भी होता है। फिर आता है इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। भाई आप शाहरुख खान और उसकी एक्टिंग को उससे अलग अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, वो एक ही चीज है, एक ही आदमी है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। ऑल द 3 ऑप्शंस आर हियर आल्सो करेक्ट। देखो जी कहां पे सही है भाई? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो जी आगे बढ़े। फिर आता है द एजुकेशन कमीशन 1964-66 हैड रेकमेंडेड दैट एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। ना ना नहीं नो, जीडीपी का 6% आपको एजुकेशन पे खर्चा करना है। ये हमें एजुकेशन कमीशन ने रेफर किया था, ये इन्होंने बताया था। 6% बोला था, 4% नहीं। 4% तो हम कर रहे थे, 6% बोला गया था, 2% हम कम कर रहे थे। 6% वॉज द आइडियल, 4% पे तो हम वर्क ही कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, असर्शन गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक है, यही करेक्ट होगा कि बाकी सारी जगह असर्शन आपका ट्रू है। पर रीजन एक बार पढ़ लो फिर भी। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग up expenditure in the education sector over the years to fulfill the objective of attaining 100% literacy। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत सारा खर्चा कर रही है स्कूल्स बनाने में, एजुकेशन के अथॉरिटी बॉडीज बनाने में, कि वो 100% लिटरेसी को अचीव कर सके। और ये हमारा मकसद भी रहा है। बिल्कुल सही बोला इनने, एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन बिल्कुल सही है, असर्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। Indian rural credit system was significantly transformed with the implementation of technological reform in agriculture sector। क्या बोल रहा है? इंडियन रूरल क्रेडिट, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है हमारा, मतलब रूरल एरियाज में जो लोन देने की जो प्रक्रिया होती है, वो इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई। यानी कि जब हमारे पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्योंकि मॉडर्न तरीकों से हमने काम करना चालू किया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इन ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से हमारे रूरल एरियाज में लोन देने की जो ये प्रक्रिया है, ये और डेवलप हो गई और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग। बिल्कुल सही बोला इसने दूसरी वाली लाइन। रीजन ये बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से अब लोन अपने पर्सनल खर्चों के लिए नहीं ले रहे थे लोग, लोन ले रहे थे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए, यानी खेती बाड़ी करने के लिए, खाट बनाने के लिए, कुछ आर्टिस्टिक चीज बनाने के लिए, मतलब काम करने के लिए कुछ लोन लिया जा रहा था। अपने घर में बच्चों की शादी वादी करने के लिए नहीं लिया जा रहा था। तो ये चीज कहां से आई? ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से आई। ऑप्शन नंबर एब्सोल्युटली ए इज करेक्ट। ठीक है, दोनों चीजें करेक्ट है बेटा। फिर आता है owing to the efforts of dash the Indian government initiated modernization of informal sector enterprise। देखो अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है,
इनके जितने भी बाबू होते हैं, सरकारी बाबू, इनका फायदा क्या होता है कि जॉब छूट जाएगी जब मतलब रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी इनको पेंशन आती रहेगी। अब यही चीज इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होता। इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, आप जिस दिन काम करना छोड़ोगे आपकी सैलरी बंद, आपका पेंशन वेंशन कोई काम नहीं आता, है ना। इसी चीज के लिए लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है कि भैया ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे लोगों की सैलरीज आती रहे रिटायरमेंट होने के बाद भी, तो ऐसा कुछ इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, एनपीएस होता है, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम होती है, एनपीएस होता है ना, नेशनल पेंशन स्कीम। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं काम करते, प्राइवेट जॉब्स करते हैं, वो अपनी सैलरी में से कुछ कुछ कटवाते रहे पैसा, फिर रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिलता रहेगा। ये एनपीएस कहलाता है, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ये सब चीजें क्या है बच्चे, ये हमारे देश में लाई जा रही है सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। कौन काम कर रहा है, आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है, नहीं पता तो मैंने अभी समझा दिया आपको क्या पर्पस है इसका, ठीक है। चलो भैया, अब आता है डैश इज द मेजर बीइंग टेकन टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन। बेटा ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो किसान किसानी करता है, वो अपना सामान बीच में एजेंट को बेचता है ना। ये एजेंट क्या करता है, मार्केट में जाके इसकी सब्जियां बेचता है, ठीक है। बनाने वाला ये, मार्केट में खरीदने वाला कोई और बीच में ट्रेडर या एजेंट होता है जो इससे सामान लेके आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। होलसेलर की तरह, होलसेलर ना एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाता है ना कस्टमर को बेचता है, बस बीच का आदमी होता है ना, उसी के प्रकार होता है ट्रेडर। अब होता क्या है ना, ये बीच के जो एजेंट्स होते हैं बेवकूफ बड़ा बनाते हैं किसानों को। ये बोलते हैं मार्केट में इतना रेट नहीं है तो 5 रुपए 10 रुपए किलो पे सामान खरीदेंगे और खुद मार्केट में 40 रुपए में बेचेंगे। मतलब यहां से सस्ता लेके मार्केट में महंगा बेचते हैं 3-4 गुना रेट पर। तो कहने की बात ये होगी ना कि भैया आदमी जो कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ सामान खरीद कर बेच रहा है, वो इतना प्रॉफिट क्यों कमाए। तो सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए जहां पे ट्रेडर हो या उसके साथ किसान हो, सबको पता होगी कि मार्केट में कौन कितने में बेच रहा है और आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। मतलब किसान को सही रेट दिलवाने के लिए मार्केट में कितने में बेचा जा रहा है, ये सब आपसी समझौते के साथ ही सेट किया जाएगा। ट्रेडर डिसाइड नहीं करेगा मार्केट में कितना सामान कितने में बेचना है आपको, अब किसान और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। सबको सारी चीजें पता होंगी, नॉन होंगी फैक्ट सारे, विच इज रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स। यहां पे कुछ रूल्स ला दिए गए ऐसे, ठीक है बेटा, समझ आया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जी, कौन सा फिनोमिना है, द रीसेंट फिनोमिना इन विच डिमांड फॉर रिसोर्सेज सरपासेस द सप्लाई। सप्लाई से ज्यादा जब डिमांड हो जाए तो ऐसी इमेज जो है यहां पे हमें क्या डिपिक्ट करती है, ये एनवायरमेंटल क्राइसिस को बताती है। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या, एनवायरमेंट की क्षमता के ऊपर अगर आप उससे काम करवाओगे तो वो ऐसा ही दिखेगा आपको, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एनवायरमेंट की क्षमता से ज्यादा पॉल्यूशन कर दोगे तो भैया आपको पूरे पॉल्यूशन दिखेगा। वही दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली की क्षमता जितनी है ना पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, उनके पेड़ पौधे एनवायरमेंट को, उससे ज्यादा पॉल्यूशन करोगे तो आपका AQI 900 प्लस चला जाएगा और हो भी रहा है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट है एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है बेटा, समझ आया। फिर है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल कंसर्न्स का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब कुछ ऐसी चेतावनी, कुछ सोच रखना पड़ेगा अपने को कि भैया एनवायरमेंट रिलेटेड कैसी कैसी चीजें से हम कंसर्न है। ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है बच्चे, ये बोल रहा है एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो ये बता रहे हैं कि वेस्ट का जो जनरेशन हो रहा है और पॉल्यूशन जितना ज्यादा जनरेट हो रहा है, हैव बिकम क्रिटिकल, मतलब हद से ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, हद से ज्यादा आप कचरा फैला रहे हो जो कि एनवायरमेंट इसको एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। टू रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप, वही मैंने आपको बताया था कि आप हद से ज्यादा, जितनी आपकी पहले डिमांड थी उससे कम सप्लाई हो गई है। पहले सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, अब ये चीज उल्टी हो गई है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है पहले स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है क्या, environmental crisis happens when the rate of resource extraction is less than the rate of generation of the resources। क्या बोल रहा है, environmental crisis तब होती है जब आपका rate of resource extraction यानी कि आप जितना निकाल रहे हो वो कम हो than that of regeneration of resources, की बढ़ रही हो। ये तो उल्टी बात कह दी इसने। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब होता है कि मान लीजिए 100 केले उग रहे हैं और आप 200 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। ना कि ये कि 100 उग रहे हैं और आप 50 केले निकाल रहे हैं, तो ये तो अंडर दी लिमिट है ना, कैपेसिटी है
एनवायरमेंट की। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चे, समझ आया? चलो जी, हायर्ड वर्कर्स में भी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। हायर वर्कर वो हैं जो कि रेगुलर काम करते हैं और कैजुअल काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में ऐसे लोग ज्यादा काम करते हैं क्या जिनकी सैलरीज रेगुलरली आती है? खुद का काम ज्यादा करते हैं लोग, या तो दिहाड़ी मजदूरी वाला ज्यादा काम करते हैं। सैलरी वाला काम कहां पे? रूरल एरियाज में बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज, स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है जी, मतलब दोनों, पहला वाला करेक्ट, नीचे वाला इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। फिर आता है, इन इट इज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स। बोल रहे हैं कि जो कुछ समय के लिए आप बेरोजगार रहते हैं, एक जॉब को छोड़कर जब आप दूसरी जॉब में जाते हैं, मान लीजिए आपने 3 महीने पहले जॉब छोड़ी थी, अब 3 महीने बाद आपको नई जॉब मिल रही है, 3 महीने के लिए बेरोजगारी जो थी ना, उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कहां पे भैया? ऑप्शन नंबर डी आपके पास एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात बोला। इसने क्या बोला? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ये ऐसे लोगों का और जन्म करवा देता है जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनके काम करने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। तो ये इस लोगों की बात कर रहा है, लोग ज्यादा लोग ऐसे जनरेट करता है जो लोग काम कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रेफर टू परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंट्री। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल का मतलब होता है कितने परसेंटेज ऑफ लोग एंगेज्ड हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात बोली, रीजन भी सही है, लेकिन इसका एक ही पॉइंट है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इट शुड बी द करेक्ट पॉइंट। अरे कहां गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट पॉइंट। क्लियर है बच्चे, समझ आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इसको रीड करो, फिर उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए बेटा, पढ़ लिया आपने। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन को, कि कितना इसमें लिखना पड़ेगा और क्या क्या पूछा है। मध्या एंड दानिश बोथ हैड देयर ओन फार्म्स। मध्या invested in a few agriculture courses, learned modern farming techniques and trained her laborers on best practices related to soil fertility, crop management, pest control and etc. बेसिकली मेध्या ने ये क्या किया बच्चे, बहुत सारे मतलब एक इसने कोर्स लिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और उसमें सीखा कि फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है, क्रॉप मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ाई करी, और उसने अपने लेबर को सिखाया कि ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने सीखा है, तुम भी इसको सीखो और तुम इसको इनिशिएट करो। वहीं पर दानिश ने इन्वेस्ट किया, बहुत सारी मशीनें खरीद ली, एडवांस फार्मिंग मशीनरीज, इरिगेशन सिस्टम एंड हाई क्वालिटी सीड्स। इसने बीज अच्छा खरीदा, इसने मशीन अच्छी खरीद ली कि भैया पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, मशीन अच्छी खरीदो उससे अच्छा हो जाएगा। डू यू अग्री दैट दानिश हैड मेड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल? दानिश ने क्या ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया? एब्सोल्युटली नॉट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है जब आप एक इंसान में इन्वेस्ट करो, एक स्किल में इन्वेस्ट करो। जब एक इंसान को आप स्किलफुल बना देते हैं, ट्रेन कर देते हैं, जब उसको एक स्किल आ जाती है, एजुकेटेड हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तब उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि मेध्या इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल, नॉट दानिश। दानिश ने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं किया, मेध्या ने इन्वेस्ट किया है। ठीक है बेटा, समझ आया? सो नो, दानिश हैज नॉट मेड एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनफैक्ट मेध्या ने किया होगा इसकी जगह पे। ठीक है, समझ आई आपको इसने पूरा। मेध्या इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर कोर्सेज, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग लेबरर्स इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मेध्या ने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चलो इसका पार्ट भी क्या बोल रहा है, या तो ये सेलेक्ट करिए या तो ये क्वेश्चन करिए, जो भी इजी लगे आपको। एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन हेल्प्स इन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बोल रहा है क्या आप खर्चा ऐसी दवाइयों पे खर्चा करो जो कि आपके लोगों को बीमारी होने से रोकेगी, मतलब जैसे कोविड वैक्सीन था वो ऐसी कुछ चीज हो गई है ना, या फिर ऐसी कोई सोशल मेडिसिन, जैसे कि हमारे देश में जब भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो सरकारें कुछ स्कीम ले आती हैं, कुछ आपके हेल्थ केयर का ध्यान रखती है, जैसे कि सुसाइड लाइन नंबर होता है, जो भी इंसान परेशान है उसमें फोन पे बात करके अपने आप को शांत रख सकता है, कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए। ठीक है, ये सब कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं सरकार द्वारा। ये सब चीजें ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी एक फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट डालती है। मेंटल हेल्थ भी आपकी एक बीमारी होती है ना, मेंटल इलनेस आपकी बीमारी होती है, मेंटल हेल्थ रखना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ केयर से डेवलप करना,
या एजुकेट करना, ये सब ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होता है। तो अगर आप किसी की मेंटल वेलबींग का ख्याल रख रहे हो तो भी आप ह्यूमन कैपिटल ही कर रहे हो। यस, वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट। और लोगों की जैसी अगर आप मेंटल क्लैरिटी अच्छी कर दोगे, लोगों का फिजिकल हेल्थ अच्छा कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग अच्छे से रहने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे और आपके समाज में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। तो वी एब्सोल्युटली एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, चाहो तो इसका आंसर यहां पे रीड कर लेना, जो मैंने बात बोली वो यहीं लिखी हुई है। चलो जी आगे बढ़े। अब अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स में इन्होंने बांटा हुआ है। हेल्थ एज ह्यूमन कैपिटल, पहला पॉइंट लिखा कि भैया ह्यूमन कैपिटल की तरफ से ये हेल्थ को डेवलप करता है, तो ह्यूमन कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा, जब आदमी स्वस्थ होगा तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आदमी स्वस्थ ही नहीं है, चाहे खूब दिमाग है उसमें, वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसके लिए सक्षम नहीं है वो, है ना। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जब आप स्वस्थ होते हो, आप जो भी काम करते हो आपके देश में विकास करने में ही मदद करता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। और बोल रहे हैं इंटरकनेक्शन विद एजुकेशन। देखो अगर आदमी स्वस्थ है तो पढ़ पाएगा, स्वस्थ नहीं है तो पढ़ भी नहीं पाएगा। तो ये एजुकेशन से लिंक्ड होता है। स्वस्थ आदमी अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, अस्वस्थ आदमी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता। तो बीमार हो जाओ, फिर देखो तुमसे कुछ पढ़ने को बोल दिया जाए, ऐसे मेरे तो बुखार है जी, ठंड लग गई, ऐसे बैठ के कंबल में पड़ रहोगे फूल वाली रजाई में। तो कहने का मतलब ये है आदमी स्वस्थ है तो सब बढ़िया है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एडवर्ड बार्बियर defined sustainable development as a strategy which is directly concerned with increasing the material standard of living of the poor at the grassroots level। देखो एडवर्ड बार्बियर ने क्या कहा, इसने बोला कि आप अपने देश में विकास ऐसे करिए, डेवलपमेंट ऐसे करिए कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आज की जरूरतों को पूरा कर लें और फ्यूचर की जरूरतों के लिए जरूरतों को हैम्पर ना करें। यानी कि कोयला पेट्रोल हमारे लिए आज जरूरत है, लेकिन उसको इस तरीके से वेस्ट मत करना कि हमारे पोतों के लिए छोड़े ही ना, हम पोते पोतियों के लिए छोड़े ही ना। उनको बता रहे कि हमारे जमाने में एक फ्यूल हुआ करता था पेट्रोल नाम का, कोयला नाम का, उस पे कोयले पे हम जो है भैया पनीर टिक्का बना के खाया करते थे। अब तो कोयला बचा ही नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर की जनरेशंस के लिए जो रिसोर्सेज उनको कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो एडवर्ड बार्बियर ने कुछ ऐसा कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज भी डेवलपमेंट करो ऐसा कि आज की जरूरतें पूरी हुई और फ्यूचर की भी बची रहे, उनको भी हैम्पर ना हो। लेकिन इसने एक और चीज बोली, क्या ये मटेरियल लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात करता है गरीबों की? एब्सोल्युटली ट्रू। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि आपके देश में गरीबी हट जाए। जो लोगों के पास ढंग की रहने की जगह नहीं है, जो लोगों के पास सही पानी, सही सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, सही हेल्थ केयर सिस्टम, सही एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो होनी चाहिए। तभी एक इंसान बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट बन सकता है। आप सोचो आपका देश बोल रहा है आप बहुत डेवलप्ड है, लेकिन लोग अभी भी फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो क्या डेवलप्ड हो आप? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है गरीबी आपके देश से हटाना और लोगों की जीवन जीने की जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको इंप्रूव करना। दैट इज एक्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी डू अग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंग्विश करिए। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का पैसा लगाता है, खुद का काम करता है, खुद का मालिक होता है, जब आएगा तब, जब आने का मन होगा तब आएगा, जब जाने का मन होगा तब चला जाएगा। अपना पैसा लगाता है, अपना काम करता है, खुद प्रॉफिट कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, किराने की दुकान वाले, खुद की नाई की दुकान है, खुद का रेस्टोरेंट है, खुद की चाय की दुकान है, खुद का कपड़ों का बिजनेस है, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। ठीक है, ट्यूशन चलाना सेल्फ एम्प्लॉयड है। रेगुलर हायर्ड वर्कर्स क्या होते हैं? हायर्ड वर्कर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज और एक होते हैं कैजुअल लेबर फोर्स। ये क्या होता है बच्चे? रेगुलर सैलरीड लोग वो होते हैं जैसे कि मैं, मुझे पता है मेरा काम क्या है, मुझे पता है मुझे कहां पढ़ाने जाना है और मुझे पता है कि मेरे को सैलरीज कहां से मिलेगी, हर महीना मेरे अकाउंट में एक सैलरी आती है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होता है, उसको पता है अपनी जगह कहां है, रोज कहां जाना है पता है और कहां से पैसा आएगा। दूसरी बात होती है कैजुअल लेबर्स। कैजुअल लेबर्स का मतलब होता है जिनको रोज काम ढूंढना पड़ता है और रोज की कमाई रोज लेकर जाते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोज काम ढूंढना पड़ता है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। दोस पीपल आर नोन एज, किसी और के लिए काम करना हायर्ड वर्कर्स, खुद के लिए काम करना सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, दोनों का आंसर मैं दे चुका हूं, चाहो तो आप यहां पर एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी रिड्यूस्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग लाइवलीहुड व्हाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन। भैया गरीबी को अपलिफ्ट करते हुए ऐसा मत कर देना कि सारी रिसोर्सेज ही खत्म कर दी। तो आप समझ रहे हो, लोगों की जिंदगियों को भी बेहतर करना, रिसोर्सेज भी सही इस्तेमाल करना है कि खत्म ना हो जाए। पुअर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हायर्ड वर्कर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सैलरी वाले और वेजेस वाले, और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि एग्जांपल देखो शॉपकीपर, सीमेंट की खुद की दुकान है, ऐसा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। ठीक है जी, चलो फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रोथ। भाई सिंपल सी बात है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एक आदमी को स्किलफुल बना देना,
ऐसा योग्य बना देना कि जो भी काम करेगा समाज में इससे बेनिफिट ही होगा। अब आप मान लीजिए एक पागल आदमी है, वो डांस करता रहता है, तो क्या इकोनॉमी में कोई डेवलपमेंट होगा, कोई ग्रोथ होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, तो इससे क्या आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या आप लोगों को इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो? हाँ। क्या आप इससे आप जॉब ले पाओगे बाद में? बिल्कुल ले पाओगे। तो ये क्या है? एक वैल्यू एडेड है। एक वैल्यू ऐड करिए समाज में, क्या आपके काम से दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है, इस बदले में आप और पैसे कमाएंगे, आप बहुत वेल्दी बन जाएंगे। इसका सेंस होता है ह्यूमन कैपिटल में, यानी कि आपके काम करने से वैल्यू एडिशन हो, समाज का फायदा हो। यही सब चीजें ग्रोथ को भी बढ़ावा देती हैं, इसीलिए दोनों बहुत लिंक्ड होती हैं। अगर आप लोगों को अपना स्वस्थ बना दोगे, एजुकेट कर दोगे, तो जो भी काम करेंगे उससे डेवलपमेंट और ग्रोथ ही होनी, और कुछ नहीं हो रहा। जीडीपी ही बढ़ेगा, आपका देश का विकास ही होगा। ठीक है, पैसा ज्यादा आएगा आपके देश में। चलो जी, वेरी गुड, ये इसका बेसिक चीज है, बेसिक तरीका है। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल का एक और फायदा ये होता है कि पढ़ा लिखा आदमी जब भी काम करता है ना, तो ये रिसोर्सेज जो होती हैं, पैसा जो होता है वेस्ट नहीं करता, सोच समझ के आदमी पैसा लगाता है। पर अनपढ़ आदमी क्या करता है? लुट जाएगा, ऐसे काम करता है, उसमें दिमाग नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है। ये एक बड़ा चेंज होता है, बड़ा चैलेंज भी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, फिर आता है कोऑपरेटिव्स हैव रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट में कोऑपरेटिव्स का एक सेटबैक देखा गया रूरल एरियाज में, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जा नहीं पा रही हैं, क्योंकि एक तो लोकेशंस बहुत दूर होती हैं। वहां पर जाके लोगों को पैसों की अगर जरूरत है तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना देने के लिए पैसे। आप शहरों तक कैसे बुलाओगे किसान को कि आओ शहर में, आओ शहर से आके पैसा लेकर चले जाओ? भाई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा डर लगा रहेगा। अगर गांव से लोग आ रहे हैं लोन मांगने के लिए शहर, तो ये बंदे को अगर वापस इससे पैसे लेने होंगे तो क्या करेगा? ये लोग तो कैश में कमाते हैं, कैश लाके वापस ये डिपॉजिट करेगा अपने इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक में। मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपने लोन लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी शहर में, और गांव से एक बंदा आया है पैसा लेने के लिए, अब वो पैसा लौटा ही नहीं रहा, तो ये भी प्रॉब्लम में, और इसको भी इतना दूर आना पड़ रहा है पैसा लौटाने के लिए, तो सब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो लोकेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जा ही नहीं पा रही हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जा ही नहीं पा रहे हैं रूरल एरियाज के बहुत ग्रामीण इलाके तक, और वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं सारे रिसोर्सेज। उसके साथ साथ इसका ऑल्टरनेटिव साहूकार लोग, बड़े जमींदार लोग हैं जो इनको बदले में लोन दे देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सबको उधारी दे सके, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिस वजह से इनको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, और ये उतना पर्याप्त तरीके से काम नहीं कर पाते। ठीक है, सो आपके पास ये बेसिक चीज है विच लिमिट्स देयर रीच, बिकॉज फार्मर मेंबर्स जो हैं ये सब इनएडिक्वेट कवरेज पे हैं, इनके पास इतना पहुंचकर इनको लोन देने की इतनी इनके पास क्षमता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक लिमिट के बाहर हो जाती है चीजें, इसलिए इनको एक सेटबैक देखना पड़ता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वैसे भी बहुत वीकेंड है, इनके पास उतना पैसा नहीं है और लोगों को जरूरत बहुत है पैसे की, सो ये बहुत सारी लिमिटेशंस की वजह से ये चीजें होती हैं। नाउ दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड लेस नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज इन रूरल एरिया। भाई ग्रामीण इलाके में ये सैलरीज, जॉब्स क्यों नहीं होती हैं? लोग अपना काम क्यों कर रहे होते हैं? लोग दिहाड़ी मजदूरी क्यों कर रहे होते हैं? ऑफिस जाए ना सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के, शर्ट वर्ट पहन के। देखो जी, ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में फॉर्मल सेक्टर नहीं होता इतना, जिस वजह से रूरल रेगुलर वर्कर्स की जो जॉब होती है वो यहाँ पर होती नहीं है। उतना फॉर्मल सेक्टर हो तो भैया एक बात बनेगी, उतना फॉर्मल सेक्टर नहीं, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा है। चाय की टपरी ज्यादा है यहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा है, यहाँ पर भैया वो मिट्टी के मटके बनाने वाला काम जैसा काम ज्यादा है, फॉर्मल सेक्टर नहीं है यहाँ पे। और जितना भी थोड़ा बहुत अगर होगा रूरल एरियाज में, जैसे कंपनीज को फायदा मिलता है कंपनी खोलने के लिए, अगर मान लीजिए कोई रूरल एरिया में ऐसा कोई इलाका भी है जहाँ पे फॉर्मल सेक्टर है, तो इनके पास इतनी पढ़ाई और इतनी हेल्थ नहीं है कि ये जाके वहां पे काम कर सके। तो इनकी एजुकेशन स्किल लेवल बहुत ही कम है कि इनको फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिल सके। इसीलिए रूरल एरियाज में इतनी फॉर्मल जॉब्स यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। यहाँ पे खुद का काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये बहुत आसानी से मिल जाती है। ये कुछ बेसिक रीजंस है, इनको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इनफॉर्मल वर्क इनके पास ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर और इनफॉर्मल वर्क पे ज्यादा रिलाय करते हैं लोग। ठीक है, ऑफन मोर रिलायंट ऑन एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल वर्क। ठीक है जी, चलो
अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजिकल कैपिटल को आप बाजार में बेच सकते हो, ह्यूमन कैपिटल को आप बाजार में नहीं बेच सकते हो। इंसान की स्किल को बाजार में कैसे बेचोगे, इंसान को बाजार में कैसे बेचोगे, यू कांट। लेकिन आप फिजिकल सामान बेच सकते हो, ठीक है। फिजिकल कैपिटल को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जैसे कि ये फोन है, मैं इसको छू सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, चला सकता हूं। एक इंसान की स्किल कैसे चलाऊं, अरिजीत सिंह का गाना कैसे चलाऊं, नहीं चला सकता, फोन में ही चलाना पड़ेगा मुझे। तो एक इंसान की सर्विसेज को, उसकी स्किल को मैं छू नहीं सकता, ठीक है, समझ आया, उसको सिर्फ मैं एक्सपीरियंस फील कर सकता हूं, ठीक है जी। तो ये बेसिक बेसिक चीजें, एग्जांपल दे देना, फिजिकल कैपिटल क्या, मशीन हो गया, कोई लैंड हो गया, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हो। और ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, कोई एक इंसान एजुकेटेड है, स्किलफुल है, सिंगर टाइप का कोई आदमी है, टीचर्स है, या आप कह सकते हो एक तरह का डॉक्टर हो गया ह्यूमन कैपिटल। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनको डॉक्टर को नहीं छू सकते, मतलब डॉक्टर की स्किल को नहीं छू सकते, डॉक्टर को छू सकते हो, ठीक है, छूना मत, पिटाई हो जाएगी। तो चलो जी, क्लियर है, समझ आया बेसिक डिफरेंस। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है जी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले बता रखा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन आपके पास बहुत आते हैं। देखो आपके पास दो इमेजेस बताइए, देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज दिख रही है, ट्रैक्टर वैक्टर दिख रहे हैं, कुछ वैसे मस्त बढ़िया ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, नेचर नेचर दिख रहा है दो में थोड़ा सा, है ना, नेचर साइड दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इमेज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल ए एंड पैनल बी। पैनल ए और पैनल बी में, बाय द वे इस साल का ही सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये है जी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहां पर मुझे मशीनें और इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, यानी कि यहां पे केमिकल्स की मदद ली जा रही है, यहां पे नए नए मॉडर्न तरीकों की मदद ली जा रही है एग्रीकल्चर करने के लिए। यहां पर ऑर्गेनिक तरीका है, एकदम नेचुरल तरीके से यहां पे काम कर रहे हो। यहां पे नेचुरल जो पुराने मेथड्स होते थे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, आप बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जो एग्रीकल्चर करते थे वो यहां पर दिख रहा है हमें, ठीक है। खुद का फावड़ा है, खुद की चीजें हैं, यहां पर कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहे हैं, कन्वेंशनल फार्मिंग है, ठीक है, दोनों में फर्क है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन पैनल बी ओवर पैनल ए। ये बोल रहा है इस फार्मिंग का एक फायदा एक नुकसान बताओ इसके कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा यह है कि आपके एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती, सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होगा दोस्त, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी खराब नहीं होगी, ये सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है जी, डिसएडवांटेज ये है, एक एक बताना है आपको। डिसएडवांटेज ये है जी कि सबसे पहले तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, सड़ जल्दी जाते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, इनमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं कि इन पे कीड़े ना लग सके, ओरिजिनल सामान जल्दी खराब होता है। दूसरी चीज, कॉस्टली बड़ा होता है, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है। तो एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज, बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, उसमें से एक या दो आपको चूज करने हैं, ठीक है जी, समझ आया। चलो जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना चीप होता है, ये यहां पर आप समझ सकते हो। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बहुत सारे बता दिए, जो मना है उसमें से एक या दो लिख देना, ठीक है, जितना बोले उतना, एक लिखा है तो एक लिखना, फिर क्लियर जी। चलो चाहो तो इसको देख लो, ये देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है पैनल बी और पैनल ए आपका है कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है जी। फिर देख लो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज है जी भैया, मान लो कुछ भी कि यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट, ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट, इट्स केमिकल फ्री, सॉइल को कंजर्वेशन करता है, जो मैंने बताया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा जी, डिसएडवांटेज ये कि भैया लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो सकता इसमें, है ना, आपको बहुत ज्यादा कम लो प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलो भैया, अब आता है आपके पास बायोपेस्टिसाइड हेल्प्स द रिडक्शन the ill impact of green revolution on soil and water bodies while protecting sustainable development. Justify the statement with a valid explanation. ये बोल रहा है अगर आप बायोपेस्ट का इस्तेमाल करते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नुकसान है ना उससे आपको बचा सकता है, इल इंपैक्ट्स को बचा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। नीम के पेस्टिसाइड की मदद से, नीम क्या होता है बेटा, नीम का पेड़ तो ऑर्गेनिक होता है, पेड़ पौधे वाली चीज है। नीम के पानी से बना हुआ या नीम से बना हुआ अगर आप कोई पेस्टिसाइड लाते हैं तो उससे भी कीड़े मकोड़े आपकी फसल पर नहीं लगेंगे। पेस्टिसाइड्स आप पे पेस्ट जो होते हैं वो आप पे अटैक नहीं करेंगे फसल पे, तो आप बच जाएंगे। ऊपर से अगर आप नीम से बने, नीम बेस्ड अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सॉइल और जो जमीन के अंदर पानी होता है
उसमें केमिकल नहीं जाता, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। दूसरा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, सॉइल की उपजाऊता खत्म नहीं होती है, जो फसल उगेगी वो फसल भी ऑर्गेनिक होगी, सही तरीके से उग पाएगी और उसमें कोई भी तरह की केमिकल या न्यूट्रिएंट्स का लॉस नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं अगर आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो। दूसरा, डिफाइन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होता है? मान लीजिए आप साल में 100 केले के छिलके करते हैं, वेस्टेज आपका 100 है, लेकिन एनवायरनमेंट की क्षमता साल भर में सिर्फ 50 केले के छिलके अब्सॉर्ब करने की। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा ना, केले का छिलका डाल दो, सेब डाल दो, मिट्टी में गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, वो जमीन उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, सिर्फ हड्डी का ढांचा बचता है, आपने देखा होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ अब्सॉर्ब हो जाता है इस धरती के द्वारा। एनवायरनमेंट की ये क्षमता होती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कचरा कर दिया जाए तो क्या ये एनवायरनमेंट की क्षमता के अंदर है? नहीं। तो वो क्या होता है, कचरा हमें जमीन पर दिखता रहता है, बास मारता रहता है, सड़ता रहता है। आप सोचो ना, पहाड़ के ऊपर पहाड़ बना दिया गया कचरे का, तो नीचे वाला हिस्से पे तो डिकम्पोज हो जाएंगी चीजें, लेकिन ऊपर जो पड़ा है उसका क्या, वो सड़ता रहेगा। तो हम अगर जरूरत से ज्यादा अगर कचरा करेंगे तो अगर वो एनवायरनमेंट की क्षमता के बाहर है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर है कि वो उससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अपने अंदर समा नहीं सकता, तो सड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा। इसे हम एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कहते हैं कि भैया कचरा उतना ही करो जितना संसार आपका अपने अंदर समा सके उसको। ठीक है, समझ आया जी? चलो, दोनों पॉइंट्स आपके सामने। एनवायरमेंटल सेफ्टी है जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, फ्री फ्रॉम केमिकल होगा, बायोडिग्रेडेबिलिटी है भैया, आसानी से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना, इसमें जो लॉन्ग टर्म के जो रिस्क है उसको कम कर सकते हो। तो ये कई सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, चलो, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या है भैया? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि आपकी एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एंड प्रोसेस वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू द इकोसिस्टम। बिना एनवायरनमेंट को हार्म करे अपने आप ये अब्सॉर्ब कर लेता है धरती, एनवायरनमेंट, सारे कचरे को जो आप कचरा करते हो, आपके जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कचरे होते हैं उसको सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है बेटा, चलो जी, अब आता है in the recent times through various schemes and policies the government of India has taken vital initiatives to generate employment directly and indirectly. Justify the statement. ये बोल रहा है कुछ समय के अंदर रिसेंटली हमने देखा कि सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जॉब्स को बढ़ाती है देश में। सर डायरेक्टली कैसे बढ़ाती है? जैसे मनरेगा है, मनरेगा आपने पढ़ा है, 100 दिन एक आदमी जो रूरल एरिया में रहता है, जिसके पास काम नहीं है, काम करना चाहता है, ऐसे आदमी को अगर एनरोल करना हो तो मनरेगा में एनरोल कर लीजिए। 365 दिन यानी कि साल भर में 100 दिन का आपको गारंटीड काम मिलेगा और उसके पैसे भी मिलेंगे। ये मनरेगा स्कीम है जी। ठीक है, सरकार ने क्या किया, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया। दूसरा, सरकार अगर मान लीजिए कोई रोड बना रही है, कोई हाईवे बना रही है, उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो यहां से लोगों को लाया जाएगा, मजदूरों को लगा दिया जाएगा। तो देखो डायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली सरकार आपको जॉब दे रही है। सर इनडायरेक्टली क्या होता है? देखो इनडायरेक्टली क्या होता है बच्चे, कुछ स्कीम चला देती है, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है? औरतों को, एसटी और एससी लोगों को पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा अगर उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो। इनको बैकवर्ड मानते हैं, औरतें बैकवर्ड मानी जाती हैं, एसटी और एससी वाले लोग बैकवर्ड क्लासेस मानी जाती हैं, तो इनको पैरों पे खड़ा करने के लिए इनको सपोर्ट दिया जाता है कि आपको पैसा दे देंगे अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो 1 करोड़ से लेके 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच का लोन दे देंगे आपको। ठीक है, इसीलिए आपको पैरों पे खड़ा करना है तो स्कीम का नाम रख दिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, ऐसे स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये स्किल्स को डेवलप करते हैं जिससे कि लोगों को नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाए। तो ये कुछ स्कीम्स होती है जिससे इनडायरेक्टली भी ये नौकरियां प्रोवाइड कर लेते हैं। तो डायरेक्ट क्या है बेटा? देखो मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा आ गया। देखो पब्लिक सेक्टर सर्विसेज, जैसे आपने कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, रोड का कर दिया, रेलवे का कर दिया, कुछ ऐसे आपने जॉब्स निकाल दी। इनडायरेक्ट क्या है बेटा? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऐसे करके आपके पास हो गया कि कुछ आपको स्किल सिखा दी जाए, है ना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आपके यहाँ इनडायरेक्टली जॉब्स बढ़ जाती हैं, मतलब आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर जी माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग लाइवलीहुड्स। ये बोल रहा है कि जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैं, जो रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करने के लिए जो ये प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ये काफी ज्यादा मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं वहां के लाइवलीहुड, वहां के जीवन को, मतलब रूरल एरिया का जो जीवन है उसको बहुत मदद मिलती है इन माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम से।
डू यू अग्री विद दिस पॉइंट? वी एब्सोल्युटली अग्री विद दिस पॉइंट। देखो, जहां पे पैसों की कमी है, छोटे छोटे ऐसे बीहड़ हैं, छोटे छोटे से ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण एरिया है, वहां पे जब पैसों की कमी पड़ती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं औरतों के द्वारा। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपस में ही फंडिंग करते हैं, लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, जो कैपिटल इकट्ठा होता है उसमें से किसी एक को जरूरत होती है तो वो पैसा निकाल के उनको दे देते हैं, फिर वो व्यक्ति वापस छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा लौटाता है। तो ये क्या होता है ना, एक तरीका है जहां पे लोगों को अगर पैसों की जरूरत हो तो आपसदारी में ही ये लोग पैसा देकर किसी जरूरतमंद आदमी को पैसा देते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी कमिटी चलती है। ठीक है, कमिटी देखा होगा आपने, कमिटी खुलती लोगों की, ये हमारे कॉलोनीज में काफी होता है ये सिस्टम। दूसरा, हमारे पास जैसे कि मान लीजिए कोई रीजनल रूरल बैंक आ गया। रीजनल रूरल बैंक क्या है बेटा? ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे लोन देने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, औरतों को एम्पावर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लाई जाती हैं। तो ये रूरल एरियाज में आपको अच्छा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बहुत ज्यादा जिंदगी को बदलता है। वी एब्सोल्युटली अग्री विद दिस पॉइंट। देखो जी, कहां गया अभी वो वाला पॉइंट? देखो, यस, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड इंप्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ द इंडिया। एक्सेस टू फाइनेंस फॉर दी पुअर, गरीब आदमी को पैसा मिल जाता है। कैसे भैया? सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल जाएगा, या कोई ट्रेडिशनल बैंकिंग की जब जगह नहीं होती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, हेल्प्स इन स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेसेस एंड एक्सपेंडिंग इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं? बिजनेस चालू करना है, अपना बिजनेस चलाना है, तो उसकी अगर पैसों की जरूरत होती है तो वो भी इनको फाइनेंस कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? विमेन को एम्पावर करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं। एक अच्छा पॉइंट ये लिख सकते हो, गरीबी जो है 22% है रूरल एरियाज में, मतलब 22% पूरे इंडिया में गरीबी है, और उसमें मेजॉरिटी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो वहां के लोगों की गरीबी हटा देना एक बहुत अच्छा इंपैक्ट है। दूसरा, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ये क्या करते हैं बेटा? जब हर एक जगह पे एग्रीकल्चर को पैसा मिल जाता है, किसानों को पैसा मिल जाता है, तो ग्रोथ बढ़ जाती है। ज्यादा लोग किसानी करते हैं, ज्यादा फसल उगा पाते हैं, तो जीडीपी बढ़ता है, उस एरिया का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो हर एक सेंस में आप डेवलपमेंट करोगे ना रूरल एरिया का, तो ऑब्वियस सी बात है आपका देश भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया? कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी यहां पर हैं। चलो जी, अब आता है हमारे पास 6th क्वेश्चन। आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर लो। पढ़ लिया बेटा? अब देखो, 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे। कई बार क्वेश्चन के अंदर यूजुअली 3 क्वेश्चन पूछते हैं 6 मार्क वाले पॉइंट में, और हर एक पॉइंट को आपको 2 मार्क्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है ना? तो उस हिसाब से आपको आंसर की लेंथ और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। देखो, अब बिना केस स्टडी का क्वेश्चन है ये, तो वैसे जनरली 6 मार्क में आपको कुछ केस स्टडी मिलेगी, रीड करने के लिए मिलेगा पैराग्राफ, और उसी में के आंसर छुपे होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Give valid reason, state whether the following statements are true or false. सही है गलत है बताना है आपको। There was growth in agriculture sector due to expansion of aggregate area under cultivation during the colonial era. ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एरिया में ग्रोथ थी जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। अब क्या पागलों की जैसी बातें कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स आए थे तब ग्रोथ थी हमारे एग्रीकल्चर में। 75% लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, उसके बावजूद हमें अनाज जो है फॉरेन यानी कि यूएस से मंगाना पड़ता था दोस्त। तो हमारे बिल्कुल भी एग्रीकल्चर जो है टॉप पे नहीं था, ग्रोथ पे नहीं था। हमारे यहाँ पे कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट्स, ना कोई सीरियस स्टेप लिए गए कि जिससे हम अपने एग्रीकल्चर एरिया को मॉडर्नाइज कर सके, बेटर बना सके, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। कुछ नहीं किया गया। हमारा बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट था एग्रीकल्चर, बहुत ही ज्यादा कुछ भी उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हुई। जैसी हालत थी बहुत बुरी हालत थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, टैक्सेस बहुत आई थी जिसको हम लगान कहते थे, और जमींदारी सिस्टम ने तो एक्सप्लॉइट कर ही रखा था हमें। तो भैया बिल्कुल भी सही बात नहीं है, एब्सोल्युटली फॉल्स है ये। ठीक है, इस वाले को फॉल्स है। चलो चेक ही कर लेते हैं करके। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। फलाना ढिमका जो भी मैंने तुम्हें बोला, बैकवर्ड है, स्टैग्नेंट है एग्रीकल्चर उस टाइम पे, तो सब तुम्हें मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, है ना? मैं हर एक लाइन इसलिए रीड नहीं कर रहा, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना? रीड करके बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसको तुम्हें मेजर क्रस्ट बता रहा हूं, रीडिंग कैसे करना है, लिखना कैसे, वो यहाँ लिखा हुआ है। चलो, देयर वाज सॉरी, हाँ, दूसरा पॉइंट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO इज टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड रेजिम इन द वर्ल्ड ट्रेड। बिल्कुल सही बात बोली, एब्सोल्युटली ट्रू, वी एग्री विद इट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1955 में आया, कई सारे देश इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और उसने यही एक अपनी स्थापना करी कि भैया, अच्छा इससे पहले गैट हुआ करता था, है ना? तो गैट को रिप्लेस करके ये आया WTO। इसके अंदर कई सारे मेंबर्स हैं, इंडिया भी है।
ये सारे मेंबर्स जो इसके पार्ट हैं वो एग्री करते हैं कि कोई तीसरा आर्बिट्री एक्शन नहीं लेगा। मतलब दो देश के बीच में अगर कोई ट्रेड की लड़ाई हो रही है तो तीसरा देश आकर अपनी उंगली नहीं करेगा, वो समझौते नहीं कराएगा, जैसे हमारे ट्रम्प भाई साहब करवाते रहते हैं, दोनों के बीच में, दो देशों के बीच में अपनी उंगली करते रहते हैं। ये ट्रम्प का काम नहीं है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो रूल सेट करे ग्लोबल ट्रेड के लिए, वो रूल सेट करे हर एक देश के लिए, हर एक देश को बोले ट्रेड करो, टैरिफ्स की क्या रेट होने चाहिए, कहीं ना कहीं वो एक अंदाजे आपको बताए। ये इसका काम है, ना कि किसी तीसरे देश का। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल बेस्ड रेजीम को बताता है कि भैया यहां पर रूल्स होंगे हर एक देश के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की रिसोर्सेज है, सिर्फ एक देश की नहीं है। ठीक है, तो इसको सही तरीके से उपयोग किया जाए, इसका वेस्टेज ना हो, ये सब इसको इंश्योर करता है। एब्सोल्युटली ट्रू, सेकंड पॉइंट इज ट्रू। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ये रिलेशनशिप रखता है सारे देशों के बीच में और एक रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, प्रमोट करता है कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करता है। XYZ बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख लेना। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ विथ रीजनल डिस्पैरिटी वाज द मेन गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। नॉट एट ऑल यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव अलग अलग एरियाज को डेवलप करना नहीं था, सारे एरियाज को डेवलप करना था। ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ कोलकाता आगे बढ़ जाए, मुंबई आगे बढ़ जाए और इंदौर पीछे रह जाए। हम हर एक रीजन को डेवलप करना चाहते थे, हर एक रीजन को बढ़ाना चाहते थे। ये तो चलो शहरों की बात हो गई, हम तो गांव को भी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि गांव से जो प्रोडक्शन होगा, हर एक इंसान जिस जगह पे रहता है वो अपनी जगह को डेवलप करेगा, तो देश का ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दोस्त समझ आया कि आप 4 शहरों से देश नहीं डेवलप कर सकते, ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ मुंबई, दिल्ली और चेन्नई और कोलकाता से ही देश नहीं चलता, ये उस छोटे छोटे इलाकों से भी चलता है जहां पे प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन आप डेवलप करोगे तो बढ़ जाएगा। छोटे, वो बूंद बूंद से सागर वाली बात नहीं है। तो एक गांव शायद मुंबई जितना इंपैक्ट ना दे, लेकिन बहुत सारे गांव मिलके मुंबई से ज्यादा इंपैक्ट दे सकते हैं। ठीक है, समझ आए? तो ये बिल्कुल डिसएग्री करते हैं इस बात से। रीजनल डिस्पैरिटी को प्रमोट नहीं करता, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ठीक है जी, तो वी डिसएग्री विद दिस पॉइंट, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। द मेन गोल फॉर द प्लानिंग ऑफ इंडिया इज टू इकोनॉमिक ग्रोथ विद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इक्वालिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ये बोलता है फोकसिंग ऑन रिडक्शन द रीजनल डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी को कम करिए ना कि बढ़ाइए। तो ये चीज हमारे लिए फॉल्स स्टेटमेंट है, हमें ऑटोमेटिकली पता है। ठीक है, चलो जी, अब जैसे मैं कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पैराग्राफ फॉर्म में होगा और आंसर भी इसी कहीं में छुपा होगा। चलो जी, मैं फटाक से क्विक रीड मार देता हूं, चाहो तो आप वैसे पढ़ सकते हो उसको वीडियो को पॉज करके, लेकिन आप चाहो तो मैं क्विक रीड मार देता हूं, बेसिक बात बता देता हूं क्या बोल रहा है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बोल रहा है नई तरीके से एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर कुछ रूल्स है एजुकेशन से रिलेटेड। बोल रहा है जी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने फुल पोटेंशियल में काम करे, है ना। यूनिवर्सली सबके पास अच्छी क्वालिटी हो एजुकेशन की, सब लोग ग्लोबली लीड करें, अच्छे लीडर्स हमारे यहाँ पे बने, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशली सबको जस्टिस मिले, सबको इक्वल चांस मिले आगे बढ़ने का, है ना। उसके साथ इक्वालिटी रहे सबके बीच में। Thus, it presents the best way forward for developing and optimizing India's resources। कि अगर इंडिया की रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसके लोगों को ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को समझदार और सिविल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है जी, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एम्फेसिस करती है कि एंडोर्स अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बोल रहा है सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको खर्चा करना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए। कहां गया, देखो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी पब्लिक मतलब सरकार को खर्चा करना चाहिए एजुकेशन को बढ़ावा देने में। ठीक है, इंडिया का फ्यूचर है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ करेगा तो इंडिया का फ्यूचर करेगा, फ्यूचर पे अपन को पैसा लगाना चाहिए। दे नीड टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर बाय 6% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का जितना भी वैल्यू, मान लीजिए 100 करोड़ का हमारा जीडीपी है, तो उसका 6% यानी कि 6 करोड़ रुपए खर्चा होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पे। ठीक है, जब आप अच्छा खर्चा करोगे एजुकेशन सेक्टर पे, बच्चों पे अच्छा खर्चा करोगे, तो बच्चे पढ़ लिख कर आपके देश का भला करेंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक अजम्पशन है। बोल रहा है जी, वन ऑफ द प्राइमरी गोल इज कि स्कूलिंग को मस्ट कर दे जाना चाहिए हर एक बच्चे के लिए जो कि 6 से 17 साल के बीच में, यानी कि जो 12वीं क्लास तक की क्लास होती है ना, 12वीं क्लास तक की क्लास होती है, उसको इंश्योर कर देना चाहिए कि हर एक बच्चा स्कूल जाए। क्योंकि इसी एक एनएसएसओ के एक डेटा से पता चल रहा है कि इसी के बीच में 3.77 यानी कि 3.22 करोड़ लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं।
ठीक है, ये ड्रॉप आउट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल को बीच में ही कि 10वीं पास है, चौथी पास है, 5वीं फेल है, 10वीं पास है, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं, आगे एजुकेशन ही नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? तो हमें इस चीज पे एम्फेसिस करना चाहिए, ठीक है। हमें एनरोलमेंट ग्रोथ रेट जो है 100% अचीव करना चाहिए, मतलब कि हर एक इंसान जो ये बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, ये दोबारा स्कूल में डालो, इनकी पढ़ाई कंप्लीट करवाओ, ये चीज को इंश्योर करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इन प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी बाय 2030 तक हम लोग ये करना चाहते हैं। It will be a top priority to bring these children back into educational fold as early as possible and prevent further students from dropping out। कि जिन लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है उनको तो पकड़ के वापस स्कूल में डाल दो। जैसे मिड डे स्कीम मील जो होती है आपकी, उसका भी परस्पर यही होता है कि बच्चे खाने के लिए आएंगे, स्कूल में आएंगे, उन्हें तो चिड़िया को दाना देने वाली बात कि चिड़िया वैसे ही दाना लाने पिंजरे के अंदर आएगी, पिंजरा बंद कर देंगे। स्कूल में भी ये हो रहा है कि बच्चों को खाने के लिए बुलाते हैं, बच्चे खाने के लिए भंडारे की तरह चले जाते हैं और फिर गेट बंद कर देते हैं कि बेटा आ गया ना तो बेटा चल पढ़ के जा, ठीक है। सो ये एक तरीके का तरीका था जिससे आप एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो। अब दूसरा बोल रहा है फॉर द सेम 2 इनिशिएटिव्स दैट विल बी अंडरटेकन आर टू प्रोवाइड, कि अब कैसे बच्चों को एनरोल किया जा सकता है, ड्रॉप आउट रेट कैसे कम किया जा सकता है। तो उसके लिए पहली चीज बोलिए कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी हो, छत वत हो भैया, एक स्कूल सिस्टम हो, ऐसा ना हो कि पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है। प्राइमरी स्कूल में लेकर सेकेंडरी स्कूल तक, पूरा 12वीं क्लास तक आपको ढंग से ध्यान रखना है, कोई भी इंसान स्कूल ना छोड़ दे। दूसरी बात का ध्यान रखना है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग करिए जी, रेगुलर करिए, फ्राइडे की, मंडे की, जनवरी की स्पेलिंग आनी चाहिए उन्हें, ऐसा ना हो कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश के अल्फाबेट के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी रेगुलर टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बेटा एक टीचर अगर गलत पढ़ाता है ना तो उससे नस्ल खराब हो जाती है आने वाली। आपने गलत इंफॉर्मेशन पास करी, आप वो इंफॉर्मेशन किसी और को पास करोगे, वो किसी और को करेगा, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। तो इनफैक्ट एज ए टीचर मुझे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है कि मेरे मुंह से कुछ गलत कभी ना निकले, ठीक है। ऐसा होता है तो हम बहुत प्रिपेयर्ड आते हैं हर एक चीज के लिए, ठीक है बेटा। तो ये चीजें होनी चाहिए, हर एक टीचर को चीज जाननी चाहिए। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या फॉलोइंग क्वेश्चंस है? देखो, एजुकेशन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल जस्टिफाई। बोल रहे एजुकेशन मस्ट है, करना ही पड़ेगा अगर आपको एक इंसान को अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने देना है, तो उसका फुल पोटेंशियल चेक करना है। तो बिल्कुल अग्री करते हैं भाई। आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हमें कैसा पता चलेगा कि उसका दिमाग बहुत तेज है? वो अपना दिमाग तब इस्तेमाल कर सकता है जब उसको दुनिया की नीति, नियम, कानून, रहने का तरीका क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, ओपिनियंस क्या है, किताबें क्या कहती हैं, कानून क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट साइंस क्या कहती है, जब उसको ये नहीं पता होगा तो अपने पूरी तरीके से काम कैसे कर पाएगा? तो वी डू अग्री विद दिस पॉइंट, ठीक है। दूसरा बोल रहा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन। अच्छा देखो, ये सारे लाइन आपको खुद से नहीं लिखने, यहां पर देखो ये क्या लिखा है, ये देखो, ये बोल रहा है एजुकेशन इज अ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। यही क्वेश्चन था ना इसका, यही क्वेश्चन था ना कि भैया क्या बोला था इसने, कहा गया हाँ कि एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। लो भैया आंसर है ना अपने पास, ये देखो, दैट एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल पोटेंशियल। क्यों? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज, in terms of economic growth, social justice and equality। आंसर मिल गया। ले भैया इक्वालिटी से लेके यहां से आप इसको नाप देना, ठीक है, आपको आंसर भी ऐसे मिलेगा। द एजुकेशन फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल पोटेंशियल, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, लीडरशिप ऑन द ग्लोबल स्टेज, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ब्ला 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 करके आप लिख दो, आ गया अपने पास, आंसर आ गया। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 6 मार्क्स आपके पॉकेट में भाई, ठीक है। चलो जी, दूसरा देखो, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बोल रहा है सरकार को खर्चा करना चाहिए स्कूल्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। हमने नहीं बात करी थी यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था, देखो, दिस इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। अब बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है, इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस ग्रोथ। हाँ देखो, टू अचीव दिस they need to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at the earliest. One of the primary goal of schooling system must to ensure that children are enrolled and are attending school। देखो ऐसा कुछ कह रहा है ना, ये सेम चीज वहां पे लिखी होगी, देखो ये लिखी होगी, to create high quality education or equitable public education system essential for India's future development and growth, it is imperative to boost the public investment in education sector 6% of GDP at the earliest। यही था, ये लो भैया अपन ने लिख दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, state any 2 initiatives that may be implemented to tackle school dropouts and
एडिशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम लीविंग स्कूल। देखो क्या बोल रहा है, दो तरीके से आप बताइए कैसे आप बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट करने से रोक सकते हैं। यहाँ पे देखो ड्रॉप आउट रेट की बात हो रही थी, अगली लाइन में आए थे अपन को पता है 2 पॉइंट्स है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लो, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, एफिशिएंट तरीके से काम करो, प्राइमरी स्कूल से लेके 12th क्लास का बच्चा सेफ तरीके से अच्छी क्वालिटी इसको एजुकेशन मिले क्वालिटी वाली। दूसरा, टीचर्स को रेगुलरली ट्रेन करो। दो बातें पढ़ी थी अपन ने, लो भैया यहाँ पे आके वो भी लिखता हूँ। देखो इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर ट्रेन्ड टीचर्स। आपने क्या किया, आपने 6 नंबर ऐसे ही पॉकेट में रख लिए, समझ आ गया? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, खुद की इंग्लिश नहीं झाड़नी, जब लिखा हुआ है तो उसको कॉपी कर लो ना, अनसीन पैसेज करते हो ना इंग्लिश में, वही तो करना है। क्या करना है तो भैया, बहुत डिफिकल्ट नहीं है नंबर लाना, नंबर आना आसान है, आपके लिए नॉलेज को कंसेप्चुअली याद करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे नंबर बटोर लो ना जब मिल रहे हैं, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, समझ आ गया? चलो जी, इसके लिए लेकिन पैसेज आपको बहुत अच्छी से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलो भैया, अब आता है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। फॉलोइंग टेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट आर 2 प्रेसिंग इश्यूज। चलो इसको मैं थोड़ा सी आपको ब्रीफिंग बता देता हूं क्या बोल रहा है। 2 pressing issues that captured global attention. In recent years, the world has witnessed a surge in extreme weather events, including severe drought, cloudbursts, floods, landslide, receding coastlines, and alarming melting of Arctic ice and Himalayan glaciers. Basically बोल रहा है कि आपके देश में, दुनिया में बहुत सारे environmental changes आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जो कोस्टल लाइन है वो कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है, क्या बोलते हैं, है ना? और क्या बोल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, बर्फ पिघलती जा रही है, हिमालय के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ें आती जा रही हैं, तो बहुत सारे बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इमर्जेस एज क्रूशियल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर आप सस्टेनेबल तरीके से करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन माना गया है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए बिना केमिकल की मदद से, ऐसा कुछ कह रहा है। दिस रेफर्स टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस मीट्स today's requirement while preserving resources for future generation। ये बोल रहा है ये फार्मिंग टेक्निक ऐसी होती है कि आप आज की जरूरतों को तो पूरा कर लेते हो और फ्यूचर की जरूरतों को कभी हैम्पर नहीं होने देते। ये एक बहुत अच्छी बात बोली, इसको अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। दिस मीन्स अडॉप्टिंग मेथड्स दैट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन केमिकल इनपुट्स, efficiently using water, land and ensuring social economic equality for farmers। कि भैया आप सोशली, फिजिकली और एनवायरनमेंट को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो और संभाल रहे हो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करते हो तो। ठीक है, ऑन वन हैंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नेसेसरी, ऑन द अदर दे आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ये बोल रहा है एक तरफ तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए एक जरूरत है, दूसरा कई बार इनको महंगा माना जाता है कंपैरेटिवली कन्वेंशनल फार्मिंग से। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम होती है और मेहनत बहुत लग जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे क्या, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, इरिगेशन सिस्टम बेटर हो जाए, मॉडर्न हो जाए, मे सीम कॉस्टलियर अपफ्रंट बट दे ऑफर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये भले ही महंगे हो सकते हैं पर लंबे समय में एनवायरमेंट को काफी फायदा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विदाउट एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन, much needed shift to sustainable farming practices will remain distant dream for many countries. Therefore sustainable finance should be falana dimka eco friendly practices also ensure financial resources available environmental number। कुछ नहीं कहा उसने, एंड में ये बोल दिया भैया कि ऐसे तो ये शिफ्ट जो है ना ये करना जरूरी भी है और जरूरत इसलिए है, एक तो महंगा होता है तो भैया फाइनेंसेस मिल जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कि महंगी चीजें फिर भी करें क्योंकि इससे एनवायरनमेंट बचा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस लाने चाहिए, ऐसे कुछ तरीके लाने चाहिए कि इनकी महंगी भी पड़े अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो उसको फाइनेंस करने के लिए कुछ सिस्टम बना देना चाहिए कि इनको पैसे की जरूरत पड़े तो आपको मिल जाए पैसा कहीं से। ठीक है, ये कुछ तरीके होने चाहिए। अब पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वही घिसी पिटी लाइन लिख दो पहले से कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि फ्यूचर की जरूरतों को इंपैक्ट ना करते हैं। ये ऐसे करके अपने पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपने पास ये हो गया है ना, इधर कहीं है यहाँ पे लाइन रही। This refers farming practices much needed today's requirement while preserving resources for the future generation। ये जो होता है यहाँ पे आपको ये लिखा रहेगा, देखो economic growth that meets needs for present generation without compromising the ability of future generation। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा इसका लाइन मिल जाएगा। दूसरा, sustainable agriculture emerges as crucial solution to the environmental concern। Do you agree? बिल्कुल भी अग्री जी।
भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो एनवायरनमेंट को बचाता है। ये कैसे एग्री करते हैं? देखो जी, पहली बात तो सॉइल हो या वाटर हो, ये दोनों को कंटामिनेशन होने से रोकता है। केमिकल की मदद से आप इनके अंदर पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर तो डाल देते हैं, लेकिन सॉइल की उपजाऊता खराब हो जाती है। पानी जो है वो केमिकल वाला हो जाता है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, हर तरीके से इंपैक्ट होता है। दूसरा, अगर आप बायो पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एनवायरनमेंट में हर चीज ऑर्गेनिक रहती है, फ्रेश रहती है, आपका इकोसिस्टम बचा रहता है, ठीक है, एक आपको अच्छी जगह मिलती है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी भले ही कम हो लेकिन आपको हेल्दी खाना मिलेगा, लोग आपके हेल्दी हो जाएंगे, आपका सिस्टम पूरा हेल्दी रहेगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको काफी फायदा करती है। तो आपको ही कुछ पॉइंट्स मिल गए भैया। देखो, प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, ऐसे कोई भी केमिकल चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट रोक देती है। देखो, क्लाइमेट की बात करी थी तो उसको यहाँ पे ले आया कि अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भैया हर चीज का इंपैक्ट एक दूसरे से खत्म नहीं होता। देखो, पानी में, वाटर बॉडीज में बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ रहती है, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब इन पे इम्पैक्ट होता है, इनमें केमिकल जाता है, तो फाइटोप्लैंटिक सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन, उनके अंदर इम्पैक्ट होता है। बेटा, अगर केमिकल डाल दोगे पानी में तो पानी के पेड़ पौधों, उनके जीव जंतुओं की भी तो हालत खराब हो जाएगी ना। और ये पानी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, आइस ग्लेशियर्स पिघलते जाएंगे। तो ये सीवियर कनेक्टेड इम्पैक्ट्स हैं जिनको रोका जा सकता है सिर्फ एक छोटी सी चीज करने के लिए, छोटी सी चेंजेस से, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करने से। लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, शॉर्ट टर्म में आपको भले फायदा ना हो। दूसरा, एनवायरमेंटल आपका सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगा, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हो। सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी 2-3 पॉइंट लिख देना, 5 लिख दिए यहां पे। जबकि लिस्ट एनी 2 सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट। बेटा यही लिखी हुई है, देखो ये रहा। मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम कर लो, ये तरीके हैं जिससे कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कहां है? देखो ऊपर लिखा हुआ है, वर्ड पकड़ा करो। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, ये सब है। मे सीम कॉस्टली बट दे ऑफर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये रखा भैया आपके पास 2 पॉइंट, ये रहे जी। कहां गया? ये रहा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, या फिर क्लाइमेट अडेप्टिव टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे 3 में से 2 कोई पॉइंट लिख सकते हो। ये लिख दिया आप, ठीक है जी। चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि उसका एकमात्र रीजन यहाँ पे 4 चैप्टर्स थे, बट वीडियो लंबा है ये कंसर्न नहीं है, क्या आप पैटर्न पकड़ पाए इस चीज की बात है। कोई बात नहीं, कोई चैप्टर से अगर आपको कोई चीज नहीं बनी, कई बार आपको लगना होता है कि भैया ये चैप्टर से ये चीज आ सकती है, कोई बात नहीं, मैंने सब यहाँ पे बताया। ऊपर से 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांस है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आपको इसमें कई सारे एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। तो कुछ चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। और सुबह 4 बजे आने के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, क्योंकि उस दिन तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपको क्या क्या एग्जाम में आएगा। 18 मार्च 4 बजे सुबह, डेट याद रखना। उस दिन मिलेंगे, सबका वो सारी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर दूंगा, बस 4 बजे सुबह मिल जाना, ठीक है। आज से बोल रहा हूँ, डेट याद रखना, 4 बजे सुबह 18 मार्च, इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन। तुम्हें पता है प्रोसेस, व्हाट वी आर नोन फॉर एंड व्हाट वी आर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट, एंड उस दिन तो मैं फाइनल ही बता दूंगा तुम्हें क्या करके जाना चाहिए। एक दिन तुमने अगर वो देख लिया ना, यू विल बी लाइक भैया धन्य हो गए, ठीक है जी। बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि तुम वीडियोस देख रहे हो, पसंद कर रहे हो। डू लाइक शेयर और कमेंट करना, बताना मुझे कि कैसी तुम्हें लग रही है वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच।